नमस्कार, गिरीश गुप्ता के चैनल में आपका स्वागत है। कुछ दिनों पहले हमसे हमारे कुछ दर्शक मित्रों ने ये सवाल पूछा था कि हमें क्या लगता है कि कौन सा सेक्टर भविष्य में चलने की संभावना है। चूँकि हम किसी पर्टिकुलर स्टॉक की रिकमेंडेशन नहीं देते हैं, अतः उन्होंने ये भी कहा था कि आपको रिकमेंडेशन देने की आवश्यकता नहीं है, आप तो सुबह हमें सेक्टर बता दीजिए और जो भी शेयर की खरीद फरोख्त है उसके बारे में उनकी रिस्क खुद किए। तो हमारा उस टाइम विचार ये था कि बैंकिंग सेक्टर वो सबसे ज़्यादा अंडर वैल्यूड है और भारत जैसा देश जो अंडर बैंक्ड है उसमें हमेशा लोन की रिक्वायरमेंट रहेगी जब तक कि वो विकसित नहीं हो जाता। और हमने ये भी कहा था कि सारे बैंक एक जैसे नहीं चलेंगे, उसमें से भी आपको छांटने पड़ेंगे कि किस बैंक की किस तरह की क्रेडिट क्वालिटी है। और ये भी हमने आगे कहा था कि जैसे ही इंटरेस्ट रेट कट होगी वैसे ही कंपनियों के बैंकिंग कंपनियों के जो शेयर हैं वो चलने शुरू होंगे और उसमें अच्छे और बुरे सारे बैंकों के शेयर चलेंगे। तो अभी कुछ दिनों से अगर आपने नोट किया हो तो बैंकिंग सेक्टर में कुछ चाल नज़र आ रही है। अतः आप बैंकिंग सेक्टर के अच्छे शेयरों के रिजल्ट्स पर नज़र रखें और उसके हिसाब से एक्शन लें। बैंकिंग सेक्टर के सारे शेयर एक समान नहीं चलेंगे और फिर आप जो रिटेल इन्वेस्टर हैं ऐसी गलती ना करें जिसमें आप तेज़ी में फंस जाएं। कल हमने इंडसइंड बैंक की बात की, जहां हमारे एक दर्शक ने ये पूछा कि क्या ये प्राइस राइज सस्टेनेबल है, और मैंने उस समय ये जवाब दिया था कि जब तक ये मैनेजमेंट है तब तक तो मैं इस कंपनी के शेयर में हाथ नहीं डालूंगा। उसके मैंने कुछ कारण भी बताए थे और साथ में मैंने ये भी बताया था कि जब तक ये मैनेजमेंट आरबीआई के इंस्ट्रक्शंस के द्वारा हटाया नहीं जाएगा तब तक जो अच्छे इन्वेस्टर हैं वो इसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे। आज एक ऐसे ही बैंक की हम बात करते हैं, उस बैंक का नाम है यस बैंक, और यस बैंक में काफ़ी सारे रिटेल इन्वेस्टर, क्योंकि इसका भाव 2 डिजिट में है, 19-20 रुपए के आसपास इसका भाव है, तो बहुत सारे रिटेल निवेशक इसमें बिना सोचे समझे ट्रेडिंग करने की या इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं। तो आप ये जान लें कि इसमें कुछ ऐसी हलचल हुई है जिसके कारण ये बैंक थोड़ा सा वापस डाइसी या थोड़ा सा इस बैंक के शेयर के प्राइस में और इसके रिजल्ट्स में कुछ प्रॉब्लम आने की संभावना है। तो यस बैंक में हो क्या रहा है कि राणा कपूर के बाद जब एसबीआई ने इस बैंक को के मैनेजमेंट को टेक ओवर किया और मैनेजमेंट आरबीआई के इंस्ट्रक्शन के बाद इस बैंक के मैनेजमेंट पुराना मैनेजमेंट हटा के नया मैनेजमेंट लाया, तो उन्होंने रिटेल में एक स्ट्रेटेजी अपनाई। वो है रिटेल में जो से लोन बांटते हैं ना हम लोग, देखिए कोई भी बैंक होता है इसमें 2 सेगमेंट होते हैं। एक सेगमेंट हुआ रिटेल का और दूसरा सेगमेंट हुआ कॉरपोरेट का। तो रिटेल वाले क्या होते हैं, आप और हम जैसे छोटे लोन लेने वाले, ठीक है, 10 लाख 50 लाख 2 करोड़ 5 करोड़ के जो लोन लेते हैं ना, हाउसिंग के लिए, पर्सनल लोन के लिए, कोई लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, लोन अगेंस्ट शेयर्स, लोन अगेंस्ट गोल्ड ज्वेलरी और इसी तरह के व्हीकल लोन हुआ। तो इस तरह के जो लोन्स होते हैं ये रिटेल में आते हैं। और कॉर्पोरेट लोन क्या होता है, कॉर्पोरेट लोन जो होता है या कॉर्पोरेट जो बिजनेस होता है बैंक का, वो बेसिकली जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ के लिए कोई व्यापारी जो लोन लेता है, किसी की इंडस्ट्री लगाने के लिए लोन लेता है, कोई वर्किंग कैपिटल के लिए लोन लेता है, तो वो अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि होता ये है कि जो कॉर्पोरेट वाला जो पार्ट होता है किसी भी बैंक में, वहाँ पर क्या होता है कि जो लोन का अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, वो 100 करोड़ 200 करोड़ 1000 करोड़ 5000 करोड़ इस तरह का अमाउंट होता है। लेकिन चूंकि इतना बड़ा अमाउंट होता है इसलिए बहुत सारे लेंडर्स या बहुत सारे बैंक उस लोन को देने को तैयार होते हैं, तो वहाँ पर कट थ्रोट कंपटीशन होता है और जो रेट होती है ना ब्याज की दर, वो ब्याज की दर रिटेल के कंपैरिजन में कम होती है, ठीक है, और उनका मार्जिन भी कम होता है। भाई मार्जिन का मतलब क्या, 5000 करोड़ का लोन दिया और जो डिपॉजिट से बैंकों ने डिपॉजिट आपसे लेते हैं तो मान लीजिए 3% पे दिया, आपको 3% दिया और वहाँ पर 8% को
पे लैंड कर दिया, एग्जाम्पल के तौर पर बता, तो 5% का ये जो मार्जिन है ये एक्चुअली उनका लाभ होता है। ठीक है, खर्चे वर्चे अभी निकालना इसमें से बाकी होते हैं। अब रिटेल में क्या स्थिति होती है कि रिटेल वाले की तो कोई बार्गेनिंग पावर होती नहीं, आप जाते हो, ठीक है, तो आप एक बैंक, दो बैंक, ज़्यादा से ज़्यादा उन बैंकों के पास जाते हो, तो होता क्या है कि वहाँ पर आपकी चूंकि बार्गेनिंग पावर कम होती है या आप उनसे निगोशिएट नहीं कर सकते, इसलिए आपको जो कॉरपोरेट के कंपैरिजन में ज़्यादा रेट पर लोन दिया जाता है, वहाँ पर मार्जिन जो होता है थोड़ा सा ज़्यादा होता है। अब बात ये है कि रिटेल पे फोकस कई जो बैंक होते हैं उनको कॉरपोरेट बैंक कहते हैं, क्योंकि उनका जो मेन फोकस होता है वो बड़ा बिजनेस लाना होता है, और कई बैंक जो होते हैं वो रिटेल फोकस होते हैं, उनका जो बिजनेस होता है, उनका जो फोकस होता है वो रिटेल जो क्लाइंट होता है उनके ऊपर होता है। रिटेल क्लाइंट में फ़ायदा ये है कि चूंकि छोटे छोटे बहुत सारे लोन होते हैं, तो अगर कोई लोन कुछ डूबते भी हैं तो उनमें बहुत ज़्यादा बैंक की बैलेंस शीट पर प्रभाव नहीं पड़ता है। आप ऐसे समझ लीजिए जैसे आपके पास एक शेयर आपने लिया और 100 कंपनियों के शेयर, तो वहाँ पर मान लीजिए 2-4 अगर आपके कंपनियाँ डूब भी जाती हैं तो आपको बहुत ज़्यादा पोर्टफोलियो में नुकसान नहीं होता। लेकिन अगर आपने 100 शेयर 3 कंपनियों के ले लिए और उसमें से 1 या 2 कंपनी डूब गई, उसमें लॉस हो गया, तो आपके पोर्टफोलियो पे बहुत हिट आता है। तो ऐसा ही पोर्टफोलियो जो है बैंक में कॉरपोरेट का और रिटेल का होता है। ठीक है, तो रिटेल का ज़्यादा डाइवर्सिफाइड होता है, उसमें कंपैरेटिव रिस्क कम होता है, और कॉरपोरेट में क्या होता है, कंसंट्रेटेड होता है लेकिन रिस्क ज़्यादा होता है। अब यहाँ हुआ क्या है कि अभी कुछ दिनों पहले ये खबरें हैं, है ना, अपुष्ट खबरें हैं, ये मार्केट में जो चल रहा है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको, कि 3 रिटेल बैंकिंग वाले टॉप ऑफिशियल्स को उन्होंने यस बैंक से निकाल दिया है। अब इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है कि उनकी जो रिटेल की पोर्टफोलियो, यानी रिटेल में जो उन्होंने लोन दिए, उसमें बहुत सारे एनपीए हो रहे हैं। इसका मतलब बैंक में रिटेल का पोर्टफोलियो का रिस्क बढ़ रहा है। अब इसका क्या मतलब, देखिए, आरबीआई जो है ना, वो पहले कुछ समय से कह रहा है इस बात के लिए कि रिटेल वाले जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, वो पर्सनल लोन ले रहे हैं, और पर्सनल लोन लेके वो शेयर बाज़ार में लगा रहे हैं, और पिछले सितंबर से लगातार शेयर बाज़ार गिर रहा है, और जो रिटेल इन्वेस्टर ने पैसा लगाया है वो लगाया है स्मॉल और मिड कैप में, जिनकी धुलाई ज़्यादा हुई है। तो ऐसे चक्कर में इनके जो रिटेल के सभी बैंकों के, ठीक है, रिटेल के जो लोन्स हैं उनमें एनपीए बढ़े हैं, यानी कि वो लोन काफ़ी सारे वो वापस नहीं आ रहे हैं, मतलब लोन की किस्तें वापस नहीं आ रही, रिटेल इन्वेस्टर से बैंक में वो जमा नहीं करा पा रहे हैं। ऐसे ही गोल्ड लोन में हो रहा है। गोल्ड लोन में अभी हमने एक वीडियो बनाया था, उसमें भी हमने आपको बताया था कि आरबीआई ने बड़े नियम जो है ना वो कड़े कर दिए हैं। उसमें बैंकों के लिए और एनबीएफसी के लिए सिमिलर से क्राइटेरिया कर दिया है, और एनबीएफसी अब एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा, गोल्ड की वैल्यू की एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा वो उधार नहीं दे पाएंगे किसी भी व्यक्ति को, और ये मॉनिटर करेंगे आखिर ये किस काम के लिए उधार ले रहा है, कहीं शेयर बाज़ार में लगाने के लिए तो नहीं ले रहा है। अब बात ये है कि यस बैंक का जो सभी बैंकों का रिटेल का पोर्टफोलियो ख़राब होने वाला है। पहली चीज़ तो ये रिजल्ट्स में आपको ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि किसका रिटेल का पोर्टफोलियो, किस बैंक का रिटेल का पोर्टफोलियो सबसे ज़्यादा पिटता है। ठीक है, एक चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, ये जो यस बैंक में जो के रिटेल का जो पोर्टफोलियो है वो सबसे ज़्यादा, मतलब काफ़ी ज़्यादा ख़राब इसलिए होने वाला है कि उन्होंने डीएसए मॉडल को अपनाया। डीएसए मॉडल क्या होता है, आपने एक एजेंट अदर देन बैंक, मतलब बैंक में कर्मचारी नहीं है वो, एक एजेंट आपने नियुक्त कर दिया, डीएसए डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, वो आपने नियुक्त कर दिया बैंक की तरफ से। वो क्या है, ग्राहक पकड़ पकड़ के लाता है और उनकी फाइलें क्लियर करता है, मतलब उनकी फ़ाइल तैयार करता है, उनसे डॉक्यूमेंट लेता है, सारा डॉक्यूमेंटेशन करके लोन पास करने के लिए ये बैंक को दे देता है। अब हुआ क्या है, डीएसए वाले का जो कमीशन होता है वो इस बात पर निर्भर करता है कि वो लोन प्रोसेस हुआ या नहीं हुआ। मान लीजिए वो लोन प्रोसेस नहीं हुआ तो डीएसए वाले को बहुत ज़्यादा कुछ मिलने वाला नहीं है। तो डीएसए वाले ने क्या किया, सारे डीएसए वाले ने, मतलब काफ़ी सारे कई एजेंसीज़ को डीएसए अपॉइंट करते हैं ये लोग, तो डीएसए वालों ने क्या किया कि उन्होंने जो जिसको कहते हैं ना सड़े हुए फल,
ठीक है, वो भी लाके अच्छे फल के साथ मिला दिया। यानी उनको तो पैसा तब मिलना है जब लोन की फाइल क्लियर हो जाएगी, तो उन्होंने आड़ा टेढ़ा करके कोई भी किसी भी तरीके से अच्छा बुरा, और इसमें थोड़ी बहुत बैंक के कर्मचारियों का भी हाथ होना चाहिए, है ना। आई एम नॉट सर्टेन कि ऐसा है, लेकिन बिना मिली भगत के तो थोड़ा काम इस तरह का कम ही होता है। तो अगर बहुत ज़्यादा स्क्रूटिनी बैंक के लेवल पे होती है तो फिर डीएसए जो है ना वो कुछ नहीं करता। लेकिन बैंक को भी शायद इस बात की जल्दी होगी कि रिटेल का पोर्टफोलियो ज़्यादा बढ़ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हुआ ये है कि उन्होंने जो सड़े एप्पल या ख़राब एप्पल जो बैंक को दिए, अब वो यानी ख़राब क्वालिटी के जो ग्राहक लाके यस बैंक को दिए रिटेल वाले सेगमेंट में, वो अब उनसे पैसा नहीं आ रहा है। और इसकी जिम्मेदारी जो टॉप लेवल की जो 3 एग्जीक्यूटिव्स थे टॉप लेवल के, ठीक है, उनके ऊपर उनको जिम्मेदारी दी गई। और उससे पहले ये भी खबर थी कि काफ़ी सारे कर्मचारियों की इन्होंने छटनी भी की है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगले रिजल्ट्स का आप प्लीज़ इंतज़ार करें, कम से कम 2 बैंकों का। और यस बैंक में तेज़ी में लेने की आप कोशिश ना करें, ये मेरी आपसे निवेदन है। मैं आपका हाथ तो नहीं पकड़ सकता, मैं आपको एक सलाह दे सकता हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं SYES 1975 साहब ने एक कमेंट किया, उसके बारे में हम बात करते हैं। उन्होंने एक कहा है कि सर आप जो है दर्शकों के कमेंट्स लेते हो और उनके जो उन्होंने जो क्वेरी की होती है उन कंपनीज़ के ऊपर, तो आप एनालाइज करके वीडियो बनाते हो, लेकिन आप अपनी तरफ से भी कुछ वीडियो बनाया करें। तो देखिए, आपने अपना नाम तो नहीं लिखा है, लेकिन मैं आपसे एक निवेदन ये कर दूँ, अभी तक हमने लगभग 200 कंपनियों का एनालिसिस किया है। और 200 कंपनियों के एनालिसिस में मैंने ये बात पहले भी कही है कि कम से कम 6 या 7 कंपनियां इतनी बढ़िया हैं। अगर आप देखिए, अगर आप रेगुलरली मेरा चैनल देखेंगे ना, मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ आपको, आप मर्जी है वो चैनल देखें, है ना। मैं किसी भी दर्शक को फोर्स नहीं कर सकता, मेरे हाथ में तो वीडियो रिलीज़ करना है। तो अगर आप रेगुलरली मेरा वीडियो देखेंगे तो एक ईमानदार कोशिश आपको मिलेगी और एक मेहनत से किया हुआ एनालिसिस आपको मिलेगा। और अगर आप रेगुलर देखते रहेंगे तो एक पैटर्न आपके दिमाग में सेट हो जाएगा कि आखिर अच्छी कंपनियों को किस तरीके से सेलेक्ट किया जाता है। और ये 5-6 कंपनियां पिछले जो हमने 70, 75, 80 वीडियो जो हमने बना दिए, उसमें 5 या 6 कंपनियां ढूंढना बहुत ही आसान है। कई तो इतनी शानदार कंपनीज़ हैं कि मतलब मैं बता नहीं सकता। मैं आपको ख़रीद फरोख्त की डायरेक्ट राय नहीं दूंगा, लेकिन अगर आप रेगुलरली देखेंगे तो आपको अपने आप पता लग जाएगा कि कौन सी कंपनी लेनी है और कौन सी कंपनी नहीं लेनी। और भी मैं आपको ये बता दूं, जो 5-5.5 हज़ार कंपनियां ओवरऑल लिस्टेड हैं, उसमें से शायद 250 के आसपास वही काम की हैं और आपको वही कंपनियां छांटनी है। मैं फंडामेंटल एनालिसिस की बात कर सकता हूं, मैं ये कह सकता हूं कि इस कंपनी में बहुत चांसेस बात के हैं कि अगर कोई ब्लंडर ही नहीं हो जाए, मतलब किसी भी कंपनी में ब्लंडर ही नहीं हो जाए तो आपका पैसा नहीं डूबेगा। लेकिन मैं प्राइस के लिए कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि ये बाज़ार शार्क से भरा हुआ है जो आपको ललचाएंगे और अल्टीमेटली आपका पैसा लेकर जाएंगे। तो आशा है जितने भी दर्शक मेरे से ये आशा करते हैं कि मैं डायरेक्टली उनको वो शेयर बता दूं, तो सर मैं आपको मछली का भोजन नहीं करवा रहा हूं, मतलब आपके सामने थाली नहीं परोस रहा हूं मछली के साथ, लेकिन मैं आपको मछली पकड़ना सिखा रहा हूं। कहावत है सर ये, ठीक है। तो कृपया इस बात पे आप ध्यान करें। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि अगर कोई ऐसा मौका लगा जहां मुझे कुछ अच्छे शेयरों का एनालिसिस करने का, मेरे सामने कुछ अच्छे शेयर आए, ठीक है, तो मैं आपको उनका एक ग्रुप बना के 2 या 3 या 4 शेयर अपनी तरफ से पेश करने की कोशिश करूंगा। अब आपके क्वेश्चंस लेते हैं। तो निखिल जी ने टाइम टेक्नोप्लास्ट के बारे में पूछा है। तो देखिए, एक अच्छी कंपनी है और इंडस्ट्रियल पैकेजिंग प्रोडक्ट बनाती हैं ये, और B2B सेगमेंट में। अभी इंडस्ट्रियल पैकेजिंग प्रोडक्ट यानी कि इंडस्ट्रीज़ में उनके सामान को पैक करने के लिए जो पैकेजिंग मटेरियल बनता है वो बेसिकली ये कंपनी बनाती है। तो देखिए क्या क्या बनाती है। तो इसके 8 प्रोडक्ट हैं,
है ना, 8 सेगमेंट में डिवाइडेड है इसके प्रोडक्ट। एक एक करके इनको समझते हैं कि क्या है। तो पहली है इंटरमीडिएट बल्क कंटेनर। इंटरमीडिएट बल्क कंटेनर, अब देखिए नाम से IBC, पहली बात तो एक कंटेनर है यानी डब्बा है। बल्क कंटेनर है, इसका मतलब लार्ज क्वांटिटी में लिक्विड, जैसे हमने अपने केमिकल वाले जितने भी वीडियोस होते हैं उसमें हम बल्क केमिकल और परफॉर्मेंस केमिकल या स्पेशलिटी केमिकल की हम बात करते हैं। तो बल्क केमिकल क्या होता है, लार्ज क्वांटिटी में। और इंटरमीडिएट बल्क कंटेनर, इसका मतलब क्या है कि एक ड्रम और एक टैंकर, ये जो 2 साइज के लिक्विड होल्ड करने वाले 2 कंटेनर होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एक को तो कंटेनर बोलते हैं, ठीक है, एक को तो टैंक बोलते हैं, एक को ड्रम बोलते हैं। जो उसके बीच का साइज होता है ना, इंटरमीडिएट बल्क कंटेनर, इंटरमीडिएट दोनों के बीच का साइज 1000 लीटर के आसपास वाला, तो वो ये प्लास्टिक में बनाते हैं, प्लास्टिक में। फिर एक मॉक्स फिल्म्स बनाते हैं। मॉक्स फिल्म क्या हुआ, ये अपने टारपोलिन नहीं होता है, जो प्लास्टिक की एक शीट होती है जिसको अपन कई बार जो है ट्रकों के ऊपर आपने सामान के ऊपर बंधी हुई देखी होगी, या पहले वो शेल्टर के काम आती थी, अभी भी शेल्टर के काम आती है, या आपने एग्रीकल्चर आजकल जो जैसे पाले वाले से बचाने के लिए जो सर्दी पड़ती है ना फसलों के ऊपर, ठीक है, उसको ढकने के लिए तो एक प्लास्टिक की शीट, तो एक ऑर्डिनरी प्लास्टिक होता है और एक ये वाला जो है वो स्पेशली इन्होंने अपने मतलब इनकी ये स्पेशलिटी है वो। तो वो क्या होता है, ना गलता है ना ख़राब होता है, तो वो त्रिपाल जिसको बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, नॉर्मल लैंग्वेज में त्रिपाल बोलते हैं उसको। तो जैसे कोई गरीब व्यक्ति, उसके पास कोई रहने की जगह नहीं है, या कोई टपरी है, ठीक है, टाल है या टपरी है, तो वो क्या करेगा, 4 बांस लगाएगा और उसके ऊपर वो प्लास्टिक की शीट तान देगा। तो वो वाली शीट्स वो थोड़ी हल्की तानते हैं, ये थोड़ी हैवी ड्यूटी होती है। फिर कंपोजिट सिलेंडर बनाते हैं। तो कंपोजिट सिलेंडर क्या है, जैसे हमारे घर में अगर कुकिंग गैस होती है तो कई जगह पाइप्ड गैस आ गई, लेकिन सिलेंडर जो होता है, ठीक है, HP का, BP का, IOC का या रिलायंस का, तो गैस का जो सिलेंडर होता है वो तो लोहे का बना हुआ होता है। तो ये जो सिलेंडर है ना वो प्लास्टिक के बनाते हैं। तो उसमें आप जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर्स होते हैं तो वो भी बनाते हैं ये, लेकिन प्लास्टिक में है सारे, ये सारा माल जो है ना वो प्लास्टिक में। अब प्लास्टिक का मतलब नॉर्मल प्लास्टिक नहीं है, समझाने के लिए आप ये समझ लीजिए वो प्लास्टिक का है, लेकिन बहुत स्टेबल और बहुत ताकतवर होता है वो, ठीक है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट बनाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट क्या हुआ, जैसे ये पाइप्स हुए, HDPE पाइप, हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन पाइप्स, तो पाइप वगैरह भी बनाते हैं, प्लास्टिक के पाइप, सिंपल शब्दों में प्लास्टिक के पाइप। फिर इंडस्ट्रियल पैकेजिंग बनाते हैं। तो इंडस्ट्रियल पैकेजिंग क्या, वो जेरी केन आता है ना, जिसमें अपन कोई ऑयल या कोई जो अपने पेट्रोल वगैरह जो है लेके साथ में चलते हैं, तो वो वाला, तो वो कंटेनर जो होते हैं जेरी केन जो, ठीक है। फिर ऑटोमोबाइल कंपोनेंट बनाते हैं। तो ऑटोमोबाइल जैसे फ्यूल टैंक हुआ, तो फ्यूल टैंक अगर गाड़ियों में अगर आपने देखा हो तो वैसे तो नॉर्मली वो लोहे का बना हुआ होता है, तो आजकल ये प्लास्टिक में भी आने लग गए। फिर ये कुछ लाइफस्टाइल प्रोडक्ट है। अब लाइफस्टाइल प्रोडक्ट तो देखो कहने के लिए है, बाकी है ये कुर्सी टेबल बनाते हैं, कुर्सी टेबल बनाते हैं, और ये अपने डस्टबिन बनाते हैं, और प्लास्टिक के मैट्स बनाते हैं, और मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट बनाते हैं। अब ये मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट क्या हुआ, तो मटेरियल हैंडलिंग ये जो क्रेट होते हैं ना, फल सब्जी जब अपन लाते हैं तो बड़ा क्रेट होता है, और दूध जो होता है, जो डेयरी वगैरह जो होता है, जैसे मदर डेयरी वगैरह से जब दूध लाते हैं तो उसमें जो थैली वो क्रेट जो होता है वो ये सब बनाते हैं। फिर ये इंडिया से इनका रेवेन्यू 65% आता है और एक्सपोर्ट से 35% आता है, और अच्छे अच्छे क्लाइंट्स हैं इनके। और तो टाटा मोटर्स है, वोल्वो है, पिडिलाइट है, ऐसे सारे अच्छे इनके क्लाइंट्स हैं। फिर मार्केट शेयर जो है लीडर है, मार्केट लीडर है हिंदुस्तान में, भारत में इंडस्ट्रियल पैकेजिंग में। अब आप ध्यान रखिएगा B2B बिजनेस है, ये बिजनेस टू बिजनेस है, इंडस्ट्रियल पैकेजिंग है, आप और हमारे लिए नहीं है ये। वो एक छोटा सा इनका सेगमेंट जिसमें चेयर मैट्स और ये डस्टबिन है वही है सिर्फ, लेकिन मोस्टली इनका जो बिजनेस है वो B2B सेगमेंट में है। तो इनका 55% मार्केट शेयर है। 21 लोकेशंस में मैन्युफैक्चरिंग है इनकी, 10 लोकेशन ओवरसीज़ है, और ओवरसीज़ में मतलब फॉरेन में ये एशिया में कई देशों, वियतनाम, थाईलैंड जैसे देशों में है, मिडिल ईस्ट में है, नॉर्थ अफ्रीका में है। यहाँ पर स्ट्रेंथ क्या है, एक तो देखिए ये एशिया में, मिडिल ईस्ट में, नॉर्थ अफ्रीका में तो वेल डाइवर्सिफाइड जियोग्राफी है इनकी, और वेल डाइवर्सिफाइड इनके प्रोडक्ट्स हैं कि आपने देखा ना 8 कैटेगरी में प्रोडक्ट्स डिवाइडेड है। तो ज्योग्राफी भी डाइवर्सिफाइड हो गई और आपकी प्रोडक्ट्स भी डाइवर्सिफाइड हो गए। और
कई जो हैं, जैसे मैंने बताया, कई जो प्रोडक्ट इनकी लाइंस हैं उसमें ये मार्केट लीडर हैं। और अब वीकनेस क्या है, वो जैसे मैंने बताया आपको कि हाई वर्किंग कैपिटल है, क्योंकि आपको माल रखना पड़ेगा, इन्वेंट्री रखना पड़ेगी, रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री आपको रखना पड़ेगी, और आपको फिनिश्ड गुड्स की इन्वेंट्री भी रखना पड़ेगी, और प्रोडक्शन आपको लगातार करना होता है। तो आपकी रॉ मटेरियल स्टेज पे, वर्क इन प्रोग्रेस की स्टेज पे और फिनिश गुड की स्टेज पे आपकी इन्वेंट्री होती ही होती है। फिर बहुत सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि ये जितने की, जैसे ये सब चीज़ें मैंने बताया ना, उसमें एक या दो आइटम के अलावा सारे आइटम्स जो है ना वो फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्री है ये। तो बहुत सारे जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में बहुत सारे लोग हैं, त्रिपाल बनाने वाले या चेयर को बनाने वाले या क्रेट बनाने वाले या आपके ये पाइप बनाने वाले, ऑर्गेनाइज भी अनऑर्गेनाइज भी है पाइप में। तो इसलिए क्या है कि कंपटीशन बहुत है। फिर क्या है, जो इनका मेन रॉ मटेरियल है वो हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन है, वो बड़ा वॉलेटाइल है क्योंकि क्रूड के साथ उसकी प्राइसेस चेंज होती है। अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि हम बार बार ये कहते हैं कि क्रूड के साथ जो प्राइसेस होती है ना, इनकी प्राइसेस बढ़ती हैं घटती हैं, ठीक है। तो आपके दिमाग में ये कोई, तो हम इसको रिस्क में क्यों लेते हैं, हम ऐसा क्यों कहते हैं कि जब घटती है तो कंपनी को फ़ायदा भी तो होता होगा। तो देखिए इसका ऐसा होता है कि आप कोई स्टूडेंट है, ठीक है, वो हमेशा 95 मार्क्स लाता, 95% मार्क्स आए उसमें, ठीक है, हर टेस्ट में 95 आते हैं। एक में अगर उसके 65 आ गए तो फिर क्या होता है, आपको उसको देखने की आदत पड़ी हुई है कि इसके हमेशा 95 आएंगे, वो गए पढ़ाई नहीं इस बार ये। तो आप क्या करोगे, घर पे आएगा तो कोई बड़ा भाई होगा या मदर होंगी या बड़ी बहन होगी या फादर होंगे तो उसको डांटेंगे, अरे यार क्या किया यार इस बार यार। तो ऐसे शेयर बाज़ार में प्रॉफिट के साथ, कंपनी के प्रॉफिट के साथ शेयर होल्डर हैं, कंपनी के लॉस के साथ शेयर होल्डर नहीं है। इसलिए प्रॉफिट होता है तो सब ताली बजा देते हैं, लेकिन अगर प्रॉफिट में डेंट आ गया तो उस शेयर को कुटाई करते हैं उसकी। तो कंपनी वाले क्या करते हैं, जब उनको प्रॉफिट होता है तो वो क्या करते हैं, उस प्रॉफिट को सेव कर लेते हैं, और वो जब लॉस होता है ना उनको, तो उसमें उस टाइम में वो जोड़ देते हैं। ये एडजस्टमेंट सारे कंपनी वाले करते हैं ताकि आपको ईयर बाय ईयर, क्वार्टर बाय, आपको तो क्वार्टर बाय क्वार्टर ग्रोथ चाहिए, लेकिन ये इंडस्ट्री में कहाँ होता है, हमारी ज़िंदगी में ही नहीं होता भाई। ऐसा कैसे संभव है कि एक ही स्पीड से कोई चीज़ बढ़ती चली जाए। तो ये क्या करते हैं, जब लॉस होता है, जब प्रॉफिट होता है, उस प्रॉफिट को थोड़ा सा सेव कर, जैसे मान लीजिए क्रूड की प्राइसेस नीचे चली गई तो इनको प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट होने पर इस प्रॉफिट को वो दिखाते नहीं है, वो उसको स्टोर कर लेते हैं, अलग से शो ही नहीं करते। फिर क्या करते हैं, जब अगली साल मान लीजिए वो अगले क्वार्टर में मान लीजिए क्रूड की प्राइसेस बढ़ गई तो अब इनको लॉस होता है, तो वो वाला जो पिछला वाला प्रॉफिट होता है उसमें उसको यहाँ पे टिका देते हैं, दिखा देते हैं उसमें, ताकि इनकी परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट रहे। इसलिए ये रिस्क फैक्टर में डाला जाता है कि अगर अचानक से क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ गई तो फिर इनका क्या होगा, क्योंकि आप तो अगर प्रॉफिट कम हो गया तो आप तो शेयर को कूटने के लिए तैयार हो जाएंगे, सारे टीवी वाले चिल्लाएंगे कि ये तो प्रॉफिट घट गया, 30% घट गया, 15% घट गया, ठीक है, और मैनेजमेंट को पड़ेगी डांट बोर्ड से। इसलिए खैर, इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 8000 करोड़ है, 12.5% ROE है, डेट टू इक्विटी जो है 0.29 है, ठीक है, PE भी 22 का ठीक है, 3 साल की सेल्स जो है वो 18% अप है और प्रॉफिट जो है 43% अप है। यहाँ तक सारा सही है, ठीक है। प्रमोटर का जो है वो 52% स्टेक है, FII का 8% स्टेक है, DII का 13% स्टेक है और रिटेलर का 28% है स्टेक है। अब ये इसमें एक तो कंपटीशन, एक रॉ मटेरियल की वॉलेटिलिटी है, बाकी कंपनी ठीक ठाक सी लग रही है। बस अब क्या हो रहा है, ये QIP ला रहे हैं, तो ये 1000 करोड़ का QIP लाएंगे। जब QIP लाएंगे तो उस QIP को, जैसे पैसा आपके पास आ गया, वो आपकी बैलेंस शीट में दिखाई देने लग जाएगा, लेकिन आपके पास इमीडिएटली उससे रिटर्न तो नहीं आएगा। तो उस टाइम क्या होगा, इनकी ROE घट जाएगी, ठीक है। तो या तो आप इस बात को एडजस्ट करते हुए इस शेयर पे ध्यान दें, या आप पेशेंटली वेट करें और उस QIP को हो जाने दें और उससे रिजल्ट आने दें। नीरज गोयल जी वो KRN हीट एक्सचेंजर के बारे में पूछते हैं। तो देखिए नीरज जी, आपने जो इसकी बात पूछी ना, वो ये जो है हीट एक्सचेंजर जो है ये होता क्या है पहले ये समझ लें। वैसे इसका IPO 2024 में आया उसका, और इसका सिर्फ एक रिज़ल्ट जो है ना वो आया है, और वो भी इसलिए कि
दिसंबर वाला रिजल्ट आया और मार्च का तो रिजल्ट इनका आया भी नहीं, तो इसका एनालिसिस करके बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा नहीं होगा। मतलब अगर हम एनालिसिस कंपनी का करें तो आप ये समझ लें कि हीट एक्सचेंजर क्या होता है। तो हमारी जो रॉड होती है ना, पानी गर्म करने की रॉड, वो हीट एक्सचेंजर है। क्यों? क्योंकि लाइट आ रही है, अंदर उसके कॉइल है, ठीक है, वो कॉइल गर्म हो रही है इलेक्ट्रिसिटी से, और उस इलेक्ट्रिसिटी से फिर वो हीट मेटल के थ्रू, रॉड के थ्रू, ठीक है, वो पानी में जा रही है। तो ये सिस्टम, ये हीट एक्सचेंजर, इंडस्ट्रियल हीट एक्सचेंजर बनाते हैं। और इनका पी जो है ना, अभी आप 130 का है, तो ये पी सस्टेनेबल नहीं है किसी भी तरीके से। तो इस कंपनी का जो एनालिसिस है ना, वो करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हम एनालिसिस इसलिए करते हैं कि हम शेयर के बारे में ये जान सकें इसकी परफॉर्मेंस क्या है। इसकी परफॉर्मेंस तो मर्चेंट बैंकर्स ने अच्छे से तैयार करके दी, और फिर अभी 6 महीने नहीं हुए, ठीक है, अक्टूबर में आया तो करीब करीब 6 महीने हो गए। फिर वो एंकर इन्वेस्टर की सेलिंग आएगी और उसकी सेलिंग आएगी। तो देखिए, समुद्र को शांत हो जाने दीजिए, खूब मछलियाँ आपको मिलेंगी। आप जब इसके 2 क्वार्टर, 3 क्वार्टर, 4 क्वार्टर के रिजल्ट आ जाएं, और तब आपको इसकी परफॉर्मेंस एक बार चेक करें और एक बार उस समय क्वेश्चन पूछ लें, वो बेटर होगा एनालिसिस करना। वे प्रवीण 5186 जो है ना, ब्लू जेट हेल्थ केयर के लिए पूछते हैं। तो देखिए, ये जो है ना एक फार्मास्यूटिकल और अलाइड प्रोडक्ट्स बनाने की कंपनी है। अब क्या क्या बनाती है? तो ये 3 प्रोडक्ट बनाती है। कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंटरमीडिएट से, जब कोई भी व्यक्ति या कोई पेशेंट MRI या CT स्कैन कराने जाता है तो उसको एक इंजेक्शन लगाया जाता है। वो इंजेक्शन इसलिए लगाया जाता है ताकि वो जो एरिया है ना, वो चमकने लग जाए, और वो MRI और जो CT स्कैन जो है ना, उसमें चमकने में, भाई गाड़ी रफ शब्दों में बता रहा हूँ, सरल शब्दों में, तो वो जो है ना उनको दिखाई देने लग जाए, वो जो इक्विपमेंट है उसमें दिखाई देने लग जाए। तो वो जो चीज़ जिसका इंजेक्शन लगाया जाता है, उस चीज़ को कॉन्ट्रास्ट मीडिया बोलते हैं। अब उसका इंटरमीडिएट बनाते हैं, मतलब उसका एक रॉ मटेरियल ये तैयार करके देते हैं। किनको? बड़ी कंपनियों को, जो ये इंजेक्शंस बनाती हैं उनको, जैसे जी। तो एक चीज़ तो ये, फिर ये हाई इंटेंसिटी स्वीटनर्स बनाती हैं, जिसको लो कैलोरी बोलते हैं ना अपन। जैसे जो लो कैलोरी, वो एक गोली, छोटी सी गोली आती है, जो जिनको डायबिटीज़ वगैरह होती है तो वो शुगर फ्री लेते हैं। तो शुगर फ्री तो एक्चुअली एक ब्रांड हो गया, तो वो ये आर्टिफिशियल स्वीटनर्स भी बनाते हैं। फिर एक फार्मा इंटरमीडिएट एंड API भी बनाते हैं। अब फार्मा इंटरमीडिएट क्या, कल का अगर आपने वीडियो हमारा देखा होगा, तो फार्मा इंटरमीडिएट वो चीज़ होती है जो API जो होता है, जो दवाई का कंटेंट होता है, वो जिस चीज़ से बनता है वो फार्मा इंटरमीडिएट होता है। जैसे क्रोसिन में पैरासीटामोल, तो API हो गया, और इंटरमीडिएट क्या हुआ, जो पैरासीटामोल जिस रॉ मटेरियल से बनता है वो, तो ये वो रॉ मटेरियल बनाते हैं, ये वो API भी बनाते हैं, ठीक है। वो तो इनका जो मार्केट कैप है वो 13,200 करोड़ रुपए का है, और ROE 22.4% है। डेट टू इक्विटी कुछ है नहीं, प्राइस टू अर्निंग वो 56 है। अब ये रेड फ्लैग है, ये 56 का ROE बहुत अच्छा है, लेकिन PE 56 का है। 3 साल की सेल्स ग्रोथ 13% है, 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ 7% है, और ये कैपेक्स अभी कर रही है। फिर प्रमोटर की होल्डिंग इसमें 86% है, बहुत ही अच्छी बात है। देखिए 22% ROE है, लेकिन PE 56 का है। इस चीज़ पे आप ध्यान रखिएगा। लेकिन प्रमोटर के पास भी 86% है, 2.28% FII के पास है, 1.3% DII के पास है, और 10.38 के जो है पब्लिक के पास है। अब इसमें डिसएडवांटेज क्या है? इसमें डिसएडवांटेज ये है कि इसका 206 दिन का कैश कन्वर्जन साइकिल है, यानी कि ये जैसे इनके खुद का तो डायरेक्ट कंज्यूमर से डीलिंग है नहीं। ये क्या है, वो कंपनियों को देती है जो फाइनली इसको बाज़ार में, रिटेलर्स को या बाज़ार में इसको मार्केट करती हैं। तो ये तो एक सप्लायर हैं, ये बिजनेस टू बिजनेस वाली कंपनी है, बिजनेस टू बिजनेस मॉडल है इनका। तो यहाँ पर इसलिए 206 इनका उधार बहुत जाता है, ठीक है। और ये 1 रुपया जो इनका है ना, वो घूम फिर के मटेरियल तैयार करके और फिर वापस आने में 206 दिन लगा देता है। तो ये एक इसका डिसएडवांटेज है। लेकिन कंपनी जो है ना, वो आप अगर इस पर नज़र रखेंगे, है ना, तो आपको, मुझे ऐसा लगता है कि कोई बहुत ज़्यादा आपको इसमें डूबने के चांसेस लगते नहीं है मुझे। फिर
कुमार नवीन जो हैं वो सेलो वर्ल्ड के लिए पूछते हैं। तो देखिए कुमार नवीन जी, ये सेलो वर्ल्ड 3 एरिया में है। एक कंज्यूमर वेयर में है, ठीक है, इसमें बॉटल वगैरह जो इनकी आती है, बॉटल है, इनके टिफ़िन है, बॉटल और ऐसे, तो उसमें, और इसके अलावा राइटिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसके लिए ये फेमस है, और मोल्डेड फर्नीचर भी बनाते हैं, टेबल है, चेयर है, और इस तरह के काफ़ी सारे आइटम ये बनाते हैं। तो कंज्यूमर वेयर से इनका जो रेवेन्यू आता है वो 68% आता है, राइटिंग इंस्ट्रूमेंट पेन वगैरह से 15% आता है, और जो मोल्डेड फर्नीचर है उससे 17% आता है। तो इनका मोस्ट डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो ये टिफ़िन बॉटल, हॉट केस वगैरह, ये जो है थर्मस, इसमें भी है, राइटिंग इंस्ट्रूमेंट भी है, और मोल्डेड फर्नीचर में। बहुत एक्सपीरियंस प्रमोटर है, करीब करीब कुल मिला लें ना, सारे प्रोमोटर्स का एक्सपीरियंस तो मिला लें तो 80 साल का इनका होता है। और तीसरी जो खास बात है ना, वो है प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स। तो ICICI वेंचर्स और टाटा कैपिटल, ये इसमें इन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है। आगे मैं बढ़ूं उससे पहले मेरा आपसे एक निवेदन है कि अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आता हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और अगर आपको किसी शेयर के बारे में या स्टॉक मार्केट से रिलेटेड किसी चीज़ के बारे में आपको पता करना हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। दूसरी बात, हमारी किसी भी शेयर में कोई खरीद फरोख्त की राय नहीं है। शेयर की खरीद फरोख्त से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से अवश्य राय लें। अब बात करते हैं कि इनका डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि पेन और इस तरह के जो आइटम होते हैं, कंज्यूमर से रिलेटेड जो आइटम होते हैं, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। तो 17,000 से ज़्यादा इनके आइटम्स हैं, 17,000 से ज़्यादा आइटम है, और 3500 से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर है पैन इंडिया में। ओवरऑल इंडिया में 1,45,000 रिटेलर हैं, 14 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं। तो ये बहुत ही अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। ये इनकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, क्योंकि ग्राहक को कैप्चर करना बड़ा आसान होता है जब इतना बड़ा नेटवर्क होता है। तो जहाँ जाओगे आपको सेलो की चीज़ मिल जाएगी, छोटी जगह जाओगे, बड़ी जगह जाओगे, वहाँ पर। फिर 13,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, डेट इक्विटी नहीं है, ROE 44% है, और PE अब घट के 38 हो गया है। लास्ट के 12 मंथ्स की सेल 11% बढ़ी है, प्रॉफिट 23% बढ़ा है, और प्रमोटर का स्टेक 75% है, FII का स्टेक 6.5 है, DII का करीब करीब 14% है, और रेस्ट जो है ना पब्लिक का करीब करीब 5% के आसपास है। तो हर तरीके से जो कंपनी है, देखिए प्रमोटर एक्सपीरियंसड है, बढ़िया नेटवर्क है, बढ़िया ब्रांड है। इसमें ब्रांड बनाना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना ब्रांड के कोई पेन लेता नहीं है, ना फर्नीचर लेगा, ना पेन लेगा, ना ये जो इनका कंज्यूमर वेयर है वो भी नहीं लेगा। दूसरी बात ये, ROE इनका बहुत अच्छा है, और प्रमोटर के पास जो स्टेक है वो भी 75% है। फिर ICICI वेंचर और टाटा कैपिटल जैसे प्राइवेट इक्विटी फर्म्स ने इन्वेस्ट कर रखा है। तो आप जब ये नीचे गिरे और PE भी रीज़नेबल हो रहा है, तो इस पर नज़र रखें, इसके रिजल्ट्स पर नज़र रखें, और जब भी मौका मिले तो आप एक बार इसको देख सकते हैं। लेने खरीदने की मेरी कोई राय नहीं है। आज इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।